आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसके बारे में? लाइट। तो गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जो स्फीयर की तरह, स्फीयर माने गोला, लेकिन गोला पूरा गोला नहीं होता है, ये गोले का एक पार्ट होता है। समझ गए बात? तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। एक भाग होता है। अब इसमें देखो, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? दैट मिरर which is a cut part of hollow sphere. hollow sphere ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण। जैसे कि मान लेते हैं, देखो ये एक क्या है? खोखला गोला है, शीशे का एक खोखला गोला है। लेकिन किस चीज का? शीशे के। किस चीज का खोखला गोला? शीशे के। शीशे के। हॉलो स्फेरिकल ग्लास, कल ग्लास। समझ गया बात? अगर मान लो कि ये कोई एक खोखला गोला है जो क्या है? स्फेयर किस चीज का है? एक प्रकार का स्फेयर है, किस चीज का? ग्लास का। अगर हम इसको यहां से यहां तक काट दें, ठीक है, मान लो कि यहां से यहां तक काट देगा, तो एक प्रकार का ऐसे आकृति बन जाएगा। इतना मान लो हम काट हटा दिए। यस सर। इतना काट के हटा दिए, तो ये जो पार्ट हो गया एक प्रकार का मिरर का काम करेगा। अब इस मिरर में देखो, ये पार्ट जो हो गया, अगर तुम अंदर में रंग दोगे, अंदर में रंग देंगे, तो यह कौन सा कहलाएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। दर्पण। अब देखो, उत्तल दर्पण का यदि इसको बाहर से रंग दो, यदि हम इसको बाहर से रंग देंगे, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अब बताओ कि स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट हो गए? दो प्रकार। एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल। अवतल। तो दो पार्ट हो गया ना? यस। एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब इसमें भी देखो, उत्तल जिसका जो तल हो वह उभरा हुआ हो, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको उभरा हुआ पार्ट बोलते हैं, जहां से लाइट आके रिफ्लेक्ट करता है। तो वैसा तल, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? उभरा हुआ हो। उभरा हुआ। कि जो परावर्तक सतह होता है वह कैसा होता है? उभरा हुआ। उभरा हुआ।
इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, जैसे कि मान लो कि ये हाथ है ऐसे, तो अगर ये पार्ट है धंसा हुआ है यस सर। तो इसको रंग देंगे हम। अगर इसको हम रंग देंगे तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे हम अगर इसको हम बाहरी से रंग अवतल देंगे, अवतल दर्पण। बाहर से रंग देगा तो अवतल हो गया, यस सर। लेकिन यही अब इधर से रंगेगा तो इसको उत्तल हो उत्तल गया। दर्पण। तो जब इधर से रंग दोगे तो लाइट किधर से प्रवेश करेगा? लाइट तो दोनों तरफ से प्रवेश करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट किधर से होगा? इधर से। इधर से। यस सर। समझ गए ना बात? यस सर। लेकिन जब हम इधर रंग देंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा इधर से। यस तो सर। चीज वही है, खाली रंगने के ऊपर है। समझ गए ना बात? यस सर। तो इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा हुआ। परावर्तक सतह धंसा हुआ है। समझ में आ गया बात? यस सर। इसका जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ, अर्थात ये बेंड इन कहा जाता है, इसको बेंड आउट कहा जाता है। बेंड इन का मतलब क्या? धंसा हुआ, और बेंड आउट का मतलब क्या? उभरा हुआ। समझ गए बात? यस सर। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड आउट। कैसा होगा? बेंड आउट। इसका कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इन। बेंड इन। बेंड इन माने अंदर वाला। अंदर वाला सर। अब देखो, समझ में आ गया? यस सर। तो कहने का मतलब है कि इस उत्तल दर्पण के लिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यस सर। और इसमें ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है? जैसे कि मान लो ये गोला है, अभी हमने क्या बताया? किसी भी गोल चीज का एक क्या होता है? एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है ना? यस सर। क्योंकि गोल जो चीज होता है वो किसी से बना होता है? केवल रेडियस और सेंटर से बना होता है। तो जितना बड़ा रेडियस उतना ही बड़ा स्फीयर बनता है। यस सर। गोला बनता है। तो इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहो, सेंटर कहो, सब एक ही बात है। समझ गए ना बात? यस सर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है यह मेरा क्या कहलाता है? रेडियस कहा जाता है ना? यस सर। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं ना इसको। और न्यूक्लियस सेंटर, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलो, नाभिक बोलो, केंद्र या फिर नाभिक। नाभिक। समझ में आया ना? यस सर। अब देखो, तो ये जो मिरर है इसी में से काट के निकाला गया है ना? ये जो मिरर है Yes, इसी sir. में से काट के निकाला गया है। Yes, sir. तो अब हमको ये बताओ, अगर हम इसको हाथना काट दें तो इसके लिए सेंटर परिवर्तित होगा कि सेंटर तो वही रहेगा? यस सर। रेडियस भी तो वही रहेगा, यस सर। क्योंकि वो जो पार्ट है उसी सर्किल का पार्ट है। नहीं Yes. समझे? नहीं समझा? नहीं सर। जैसे कि मान लो ये गोल है, इसका सेंटर ही है। यस सर। इस पार्ट को हम काट के हटा दें, अरे तो जो ये पार्ट है इसी का ना पार्ट है, यस सर। समझ तो में आया। इसका जो सेंटर होगा इसका भी तो सेंटर वही होगा। आ गया समझ में? यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर मान लो कि ये गोला है, इसको हम काट के यहाँ पे निकाल दिए हैं इस तरह से, तो ये एगो मिरर बन गया ना। इसको मान लो मिरर का नाम क्या है? एम डैश है। ये क्या है? मिरर है। एम डैश। इसमें से हम लोग इसको निकाल दिए हैं इतना काट के। ये इसका सेंटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या चीज? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में वक्रता की त्रिज्या बोला जाता है, वक्रता की केंद्र, वक्रता केंद्र।
समझ में आ गई बात? यस सर। तो यह सेंटर उसी का है जिस गोले से उसको क्या किया गया है, काटा गया है। यानी कि यह जो वक्रता केंद्र है उसी गोले का केंद्र है जिस गोले से इस दर्पण को क्या किया गया है, काटा गया है। कैसे डिफाइन करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच दिस मिरर इज ए कट पार्ट। नहीं समझे कि यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता का केंद्र है, उसी गोले का वक्रता केंद्र है, उसी गोले का केंद्र है जिस गोले से इस दर्पण को काटा गया है। समझ में आ गया बात? यस। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वक्रता, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र वह केंद्र है जो, वही केंद्र है जो किसी गोले शीशे से किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहां पे लिख लो, वही केंद्र होता है वही केंद्र होता है जो किसी गोलीय शीशे का केंद्र होता है जिससे यह दर्पण काटा गया है। समझ में आ गया बात? यस सर। नहीं समझे? जैसे एक गोला है ना, यस सर। गोला को हथना हम काटे तो जाहिर सी बात है कि उस गोले का ही केंद्र होगा वही, आखिर केंद्र तो थोड़ी बदलेगा। अरे गोल है ना, इसका केंद्र मान लो यहाँ पे है, तो हम इसको हथना काट दे तो केंद्र थोड़े बदलेगा उसका, अरे पार्ट तो उसी गोले का है ना। यस सर। तो जिससे यह काटा गया है, गोलीय दर्पण काटा दे गया है। काटा गया है। कैसे कहेंगे कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर the center of curvature is the center of that spheres spherical glass from which this mirror is a cut part। समझ में आ गया होगा? अगर तुमसे कोई पूछे इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको O से भी डिनोट किया जाता है, C से भी डिनोट किया जाता है। तो जब लेंस की बात हो तो वहां पे C से, और मिरर की बात हो तो वहां पे O से। समझ में आ गया? अगर O लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, किस चीज को डिनोट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी कि वक्रता के केंद्र को। समझ में आ रहा है एकदम? इट इज डिनोटेड बाय O। इसे हम लोग O से डिनोट करते हैं, इसे O से सूचित किया जाता है।
अर्थात इट इज डिनोटेड बाय ओ। समझ में आ गया बात? यस इसे किसी से डिनोट करते हैं? ओ से ओ से डिनोट करते हैं। अब देखो, ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग जानते हैं कि जो सर्कुलर पाथ होता है, वृत्तीय रास्ता, और जो केंद्र होता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस रेडियस कहते हैं। हो गया सिंपल। तो जो रेडियस इस सर्किल का होगा वही रेडियस किसका होगा? इस सर्कुलर मिरर का होगा, स्फेरिकल मिरर का होगा। तो उसको जानने से पहले समझ लो कि ये क्या है। मान लो कि एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, अवतल ना? यस सर अवतल है। अवतल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो समझ गए हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? यस सर यह है एक कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में मान लिया जाए कि इस यहां से अगर गोला ऐसे बना देंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक सेंटर इसका आएगा यहाँ। यस सर ये ओ हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र। जो इसका बीच बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। पोल। तो पोल और सेंटर के बीच का जो दूरी होता है वही मेरा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यस सर अब सवाल उठता है कि यह पोल ही क्यों? यहां से यहां तक का दूरी क्यों नहीं? तो सब तो पोल ही है ना। यस सर इसका कोई लिमिटेशन थोड़े है। अगर कांच मान लो कि इतना बड़ा है तो इसका पोल यहाँ पे हुआ, अगर इसको और छोटा कर दोगे तो एक बीच का पॉइंट हो गया तो वो उसका पोल हो गया। Yes. मतलब क्या है कि इसका हर एक पॉइंट जो है वो है क्या है? एक तरह का पोल है। पोल है। क्योंकि हमने क्या बताया था? सेंटर और सर्कुलर पाथ के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। यस सर तो सब ये जितना सारा अगर गोल बनेगा सब तो क्या है? सर्कुलर पाथ ही है। तो सेंटर से लेके जहां तक दूरी निकल जाए, किसी भी पॉइंट सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट का, तो सब रेडियस कहा जाएगा। यस तो सीधे से लिख सकते हैं कि O से P का जो दूरी हो गया वह क्या मेरा कहलाएगा? रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। यानी कि वक्रता की त्रिज्या। त्रिज्या यस समझ गए? Yes. वक्रता की त्रिज्या। अब ये P क्या है? इट इज कॉल्ड पोल। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या है? ध्रुव। ध्रुव। हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव। समझ में आ गया बात? Yes, sir. पोल को कहते हैं ध्रुव। ध्रुव। अब इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। ध्रुव के बीच की दूरी। अब सवाल उठता है कि रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं? पता होगा। रेडियस को आर से। आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसी से डिनोट किया जाएगा? आर से। आर से। अर्थात इसे आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। अर्थात इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। समझ में आ गया बात? यस सर।
अब पोल क्या है? सिंपल सी बात है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या कहा जाएगा? पोल। ध्रुव कहा जाएगा, यानी कि इसको कहेंगे मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु। क्लियर है? यस सर। और इसको किसी डिनोट करते हैं? P से, डिनोटेड बाय P। P। इसे हम लोग P अक्षर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन। काल्पनिक रेखा है। अब ये तो पता नहीं है कि लाइट तो दिखाई देता नहीं है, यस तो लाइट जो है किसी वस्तु पर कहाँ पड़ा, कब पड़ा, कैसे पड़ा, हम लोग कैसे पता करेंगे? तो सर जो कन्वेक्स मिरर है उसके ऊपर जो आप लाइन पा रहे हैं वो ये वाला इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है। तो ये लाइन कहीं भी हो सकता है, हमने एक तरह का बताने के लिए दिया है लाइन। तो यह लाइन यहाँ भी हो सकता है। यस सर। तो समझाने के लिए हम, चूंकि इसका बीच में लाइन लेना है ना, यस सर। क्योंकि वहां पे पोल का निर्धारण करना है। यस सर। तो यह जो काल्पनिक रेखा होता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष, जिससे होकर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है तो गुजरता है। यानी कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरता है उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, एक्सिस। मुख्य अक्ष कहेंगे। समझ में आ गया बात? यस सर। तो ये जो लाइन हो गया यह मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे डिफाइन करेंगे कि वैसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता की केंद्र और ध्रुव को क्या करती है तो मिलाती है। समझ में आ गया बात? कि जिस काल्पनिक रेखा पर वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया बात? यस सर। इसको डिफाइन हो सकता है यस सर। कि वैसी काल्पनिक रेखा, दैट इमेजिनरी लाइन विच क्रॉसेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वैसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता की केंद्र और ध्रुव से गुजरती है। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम लोग आते हैं नए टर्म पे, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इसको केवल फोकस भी कहा जाता है। मुख्य फोकस कहो, फोकस कहो, एक ही बात है। अब देखो, मान लो कि कोई भी लाइट है, रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हो, परावर्तन। जैसे कि अगर इधर रंगा हुआ है तो लाइट जब आएगा तो लाइट आके टकरा के किधर क्यों निकलेगा? तो वापस उसी दिशा में आता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो जब मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताना? ये है कॉन्वेक्स मिरर। अगर इसका नाम रख दिए एम डैश, ठीक। ये लाइन कौन सा है जल्दी बताओ? इमेजिनरी लाइन है।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुख्य मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये उसका क्या है? ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस। ये क्या है? ये उसका रेडियस है, रेडियस है। ये बिंदु क्या है? ये वाला पोल। पोल, यस। ठीक है। अगर लाइट कहीं से आया, लाइट मान लो कि इसके समानांतर आया, ठीक है, लाइट समानांतर आया, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट मान लो कोई आया है ए बी, क्या नाम है इसका? ए बी। इसके समानांतर जब आया तो इधर तो कल रंगा हुआ है, तो आर पार तो करेगा नहीं। जब आर पार करेगा नहीं तो टकरा के किधर क्यों जाएगा? वापस उधर की ओर। और यही प्रक्रिया क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। तो जब ये वापस इधर से गुजर गया, तो जिस बिंदु पे टकराता है इस प्रिंसिपल एक्सिस को, वही मेरा क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। उसी को प्रिंसिपल फोकस है। हाँ, समझ में आया ना बात? यस। कि जब लाइट कहीं से आता है, कहां से आया? कहीं से आया। कहीं से आने का मतलब क्या? सोर्स ऑफ लाइट, जहां पे प्रकाश का स्रोत, जैसे कि बल्ब से जो जिससे लाइट निकलेगा वहीं से लाइट आएगा ना। सनलाइट। हाँ, सनलाइट। तो ये एक रे है, इसका नाम क्या है? ए बी है। तो जब लाइट कहीं से आता है तो उसको कौन सा लाइट बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या नाम है उसका? इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। तो जब यह आया तो आर पर तो करेगा नहीं, क्योंकि पीछे रंगा हुआ है सिल्वर से, तो टकरा के वापस चला आया। तो उसी दिशा में आया, तो जिस बिंदु पे टकराया प्रिंसिपल एक्सिस के, वही कहलाएगा मुख्य फोकस। समझ में आ गया ना बात? तो इसको बड़का एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया ना बात? कि when a parallel light ray comes from a source of light, then जब कहीं से आता है तो क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स। तब वो क्या हो जाएगा? टकराएगा, परावर्तित होगा। एंड मीट प्रिंसिपल एक्सिस। रियली माने क्या चीज? वास्तव में एट ए पॉइंट on principal axis. This point is called principal focus. And this point is called principal focus. समझ में आ रहा है? Yes. प्रिंसिपल फोकस कहो या केवल फोकस कहो? प्रिंसिपल फोकस कैसे कहेंगे? जब कोई समांतर प्रकाश किरण किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराता है, अवतल दर्पण से टकरा कर परावर्तित होता है, तो टकरा कर परावर्तित होता है, तो क्या होता है कि टकरा कर जब परावर्तित होगा तो वह मुख्य अक्ष के
एक बिंदु पर वास्तव में मिलता है। क्या मिलता है? वास्तव में मिलता है। और उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य बिंदु कहेंगे, सॉरी मुख्य फोकस कहा जाता है। तो वह बिंदु क्या है? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस कहो या फिर फोकस कहो। समझ गए ना बात? कहलाता है। हो गया ना? अब देखो, अब ये तो मुख्य फोकस हो गया। अब इनके बीच कुछ संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं? इसको पहले समझो, किसी डिनोट किया जाता है? इट डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बात? अब देखो, फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस की दूरी। हाँ, तो अब तुमको यह बताओ, इसमें वास्तव में कट रहा है, लेकिन यही जब उत्तल दर्पण को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वास्तव में नहीं कटेगा, लेकिन लगेगा कि कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसमें कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में कट रहा है। अगर वास्तव में नहीं कटता, लगता कि लाइट तो आ रहा है, लेकिन कट कहां पर है? तो दर्पण के पीछे की ओर। तो उस कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हम? वास्तव में मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात रियल इमेज बनता है। समझ में आ गया ना बात? कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसमें? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें पैरेलल लाइट वास्तव में मिलते हैं। जिधर से लाइट आते हैं तो टकराने के बाद उधर की ओर ही वास्तव में मिल जाते हैं। इसी कारण अवतल दर्पण में, अर्थात कॉन्केव मिरर में, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दिमाग में एक चीज नोट हो गया कि अवतल दर्पण में कैसा इमेज? रियल इमेज। क्यों? क्योंकि फोकस जो बनता है वो वास्तव में कटता है, उसी तरफ रियल में कटता है। जो उत्तल दर्पण होगा उसमें वास्तव में नहीं कटेगा, लेकिन कटता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रहा है बात? कटता हुआ प्रतीत होगा। तो इसीलिए उसमें रियल इमेज नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बने, काल्पनिक। समझ में आ गई बात? अब ये देखो, F और P के बीच का जो दूरी होता है वह क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी। हाँ, F और P के बीच का जो दूरी हो गया क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी। इसका मतलब क्या? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो फोकस और पोल के बीच का दूरी क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको छोटका f से डिनोट किया जाता है। क्या चीज? छोटका स्मॉल f से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? स्मॉल f से इसको डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस को सर, डिस्टेंस को, पॉइंट को बड़का f से और डिस्टेंस को छोटका f से। तो फोकस दूरी को छोटका f से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं।
समझ में आ रहा है? कंफर्म एकदम, यस दिमाग फिट बैठ रहा है ना? चलो, अब इनके बीच एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है क्या, वो हम लोग समझे। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या समझे, देखो यहाँ पे मान लो कि ये क्या है, एक फिगर है, जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, दिमाग में नोट करना। जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। अगर मान लिया जाए ये चीज याद रखो, क्योंकि सर वहाँ पे जो कटता है वो आधा आधा कटता है। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होगा, बताते हैं क्यों। कभी भी यह जो बिंदु होता है ये O और P के बिल्कुल बीचों बीच कटता है, वही बोल रहे हैं सर, आधा। बिल्कुल, यानी कि रेडियस का बिल्कुल यह आधा आधा होगा जो फोकल लेंथ होगा। समझ में आ रहा है बात? एकदम आधा होगा। कैसे आधा होगा तो वो भी समझ लो। जैसे कि मान लो अगर कोई लाइट, यही एक फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। अगर मान लो कोई लाइन ऐसे है OP, यस यह भी क्या है, एक मान लो क्या है कि एक प्रकार का नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है कि बीच का एक काल्पनिक रेखा जो लंबवत पड़ता है, एकदम सीधा, है ना? हम पीछे बताएंगे इसको। तो यह जो एक नॉर्मल होता है सीधी लाइन होती है, और इस नॉर्मल के मान लो कि इस चित्र में, इन फिगर माने चित्र में क्या है कि AB क्या है, एक प्रकार का इंसिडेंट रे है। AB एक इंसिडेंट रे है। AB एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, आपतित किरण है। अब बताओ तो ABO को यदि मान लो ये एंगल है, इसको क्या मान लो थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और जो नॉर्मल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये यदि थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। एंगल ABO बराबर हो जाएगा एंगल कौन, FBO हो जाएगा ना। इस क्या है, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन के नियम से, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। सर हाँ वहाँ पे OB जो लाइन मीट किए हुए हैं, हाँ। समझ में नहीं आ रहा। कौन, O और B जो लाइन मीट, ये काल्पनिक रेखा होता है। अगर मान लो सोचो, देखो कोई सब लाइट जो है, सब लाइट माने कोई लाइट, सब लाइट इसी पैरेलल नहीं आएगा, कुछ लाइट केंद्र से तो आएगा। तो जो लाइट केंद्र से आएगा तो सीधे गुजर जाएगा, और जो लाइन इससे आएगा तो कहीं मुड़ेगा, उसी से जाएगा उसी से। तो वही मान लो हमने क्या बताया था, इस सेंटर से जो लाइन जा रहा है सब प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये भी तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। तो वह एक नॉर्मल का काम करेगा। तो ये नॉर्मल हो गया। देखो थीटा जो है ना, थीटा एक अपने से एंगल माने हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, यानी कि ABO एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और FBO एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हमने अपने मन से मान लिया कि ये एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल का मान क्या है, थीटा है। इंसिडेंट एंगल का मान क्या है, थीटा है। तो यह थीटा, तो यह भी थीटा हो जाएगा ना अल्टरनेट इंटीरियर से, और यह थीटा तो यह भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि आपतन का कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस नियम के आधार पे, यह कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये समीकरण कितना मान लो, इसको 2 मान लो। दोनों समीकरण बराबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2।
अब क्या हो गया, तो ABO FOB के बराबर हो जाएगा। अरे ABO FOB के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है। अब दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। सो एंगल FBO बराबर FOB। अब देखो, तो हाई एंगल दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, FBO और FOB। तो जब दो कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज का, तो कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, आइसोसेलेस। समझ गए ना बात। सो ट्रायंगल FOB का कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। अर्थात कौन सा ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। समझ में आ गया ना बात, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो जब समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया तो दो भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कौन कौन भुजा बराबर होगा, एगो FO और एगो FB। सो FO बराबर क्या हो जाएगा, FB हो गया, नहीं बराबर होगा। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो जाहिर सी बात है दो भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब देखो FB और FP बतिया एक है, नहीं है, ये भी तो फोकस दूरी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। हमने क्या बताया, ये भी पोल हो सकता है, तो ये कौन सा क्या हो सकता है, फोकस दूरी। तो लिख देंगे कि नाउ इसको समीकरण कितना मान लो, 3। नाउ FB इक्वल टू FP, FB इक्वल टू क्या हो गया, FP। दोनों क्या है, काफी निकट है, हो गया ना। इसको समीकरण कितना मान सकते हैं, 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से इसको P कर दो, इसको D कर दो। तो अब देखो, तो दोनों FB के बराबर है, इसका मतलब है कि FO और FP क्या हो गया, बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 क्या हो जाएगा, FO बराबर हो जाएगा FP के, यही ना हमको प्रूव करना था। F और FP बराबर हो गया, और FP किसके बराबर, FP किसका मान होता है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, और O से बीच का OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP को हम लोग लिख सकते हैं, OP किसके बराबर है, रेडियस है ना। तो OP है रेडियस, इसका मतलब क्या है, OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OF प्लस FP लिख सकते हैं। यस। तो इसको लिख सकता है OF प्लस FP। अब दोनों मेरा वैल्यू किसका है, FF के वैल्यू है, तो ये भी F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा। तो FF कितना हो गया, 2F। तो R का वैल्यू कितना आ गया, हो गया प्रूफ। या 2 को उठा के नीचे ले आओ, तो F बराबर कितना हो गया, R बटा में हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कि जो फोकल रेडियस होता है उसका आधा किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ। नोट कर लो, समझ में आ गया है। तो यही इसका संबंध है, क्या संबंध है, कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया। तो ये किसमें प्रूफ कराए थे, अवतल में। अभी अवतल का और भी कुछ पार्ट देखना है, इसके बाद उत्तल में भी इसको क्या करेंगे, प्रूफ कराएंगे। समझ में आ जाएगा कि F बराबर R/2 होता है।